मुझे एक बार कंफर्म करो, ऑडियो वीडियो में कोई लैग तो नहीं है किसी को? और अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो, एकदम क्लियर है। चलो बढ़िया। कल हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? कल मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई थी लास्ट में, कि अगर मैं कंक्रीट की टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास एक सैंपल है, उस सैंपल में कितने स्पेसिमेन होंगे? उस सैंपल में 3 स्पेसिमेन होंगे। 3 स्पेसिमेन, ठीक है, ये बात हमने देखी थी। उसके बाद एक चीज देखो, मुझे एक बात बताओ, बचपन में गेम खेली है ब्लॉक्स वाली? आपने बचपन में गेम खेली है ब्लॉक्स वाली? जब भी कुछ कंस्ट्रक्ट करना होता था, क्या उस गेम के साथ कोई मैनुअल आता था निकल के, जो आपको बताता था, स्टेप्स बताता था? है ना? अरे जब गेम खेलते हो तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। जैसे मान लो ब्लॉक से आपको कुछ भी बिल्डिंग बनानी है, कुछ भी डिजाइन करना है, तो उसके साथ मैनुअल आता है। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग जो डिजाइन कर रहे हैं, क्या हमें भी एक मैनुअल की जरूरत पड़ेगी? IS 456 समझ में आता है? तो IS 456 हमारे RCC के लिए क्या है? एक मैनुअल है। वो हमें स्टेप्स बताएगा, गाइडलाइंस बताएगा, जो हम फॉलो करेंगे हमारी डिजाइनिंग में। तो एक पॉइंट नोट में लिखोगे। वैसे तो बहुत सारे कोड है हमारे पास। जैसे अगर आप बात करोगे प्री स्ट्रेस के लिए, तो उसके लिए अलग कोड निकल के आएगा। अगर आप बात करोगे वाटर टैंक के लिए, तो अलग कोड निकल के आएगा। बट जो मेन कोड है, जिसमें काफी ज्यादा क्लासिफिकेशन दे रखा है, वो कौन सा कोड है हमारे पास? IS 456। जरा कोई मुझे इसका ईयर बताओ, कितना ईयर है इसका? ये लास्ट कब? 2000। 2000। इसका नाम ध्यान रखना। ये वो मैनुअल है, ये वो IS कोड है जो हम लोग मेनली फॉलो करेंगे हमारे सब्जेक्ट में, क्या करने के लिए, यहाँ से गाइडेंस लेने के लिए। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कल एक चीज, लास्ट में एक चीज बताई थी। जैसे मान लो, ध्यान दो, मैंने कंक्रीट कास्ट किया। मैंने कंक्रीट कास्ट किया, मुझे एक बताओ, अगर मान लो मुझे स्लैब बनानी है या मुझे डैम बनाना है, क्या मैं सेम नंबर ऑफ सैंपल्स दोनों से निकालूंगा टेस्टिंग के लिए? मेरे पास एक तरफ तो मेरे पास स्लैब मुझे कास्ट करनी है, छोटी सी मेरे घर की। एक तरफ मुझे डैम कास्ट करना है। क्या मैं दोनों की टेस्टिंग के लिए जो नंबर ऑफ सैंपल्स निकालूंगा टेस्ट करने के लिए, क्या वो सेम निकालूंगा क्या? सेम नहीं निकालूंगा उसको। उसके लिए IS कोड ने क्या दे रखा है? प्रोविजन दे रखा है। ध्यान रखना। और ये पॉइंट आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कितने मीटर ऑफ कंक्रीट के लिए हम कितने सैंपल लेते हैं। बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं फोन करके। तो करता हूँ जरा। देखो ध्यान से, इसको ध्यान रखना। मैं जो भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, उसको मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव के आधार। ध्यान रखना है आपको। IS कोड के अंदर एक टेबल दे रखी है, मैं टेबल बना देता हूँ। एक कॉलम में अपने पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, कि आपको कितने वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट से काम है। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट चेक करना, आप किसी भी ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। और दूसरी साइड हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ सैंपल्स। नंबर ऑफ सैंपल्स, फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कंक्रीट का वर्क अगर मेरा कंक्रीट का वर्क 1 मीटर क्यूब से लेके 5 मीटर क्यूब तक है, तो मैं उसमें से कितने नंबर ऑफ सैंपल लूंगा? उसमें से मैं नंबर ऑफ सैंपल लूंगा एक। अब आइए, अब जो एग्जामिनर है वो चालाकी करता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन रिवर्स कर दूं, अगर मेरा मान लो, लेट सपोज, मेरा जो कंक्रीट का वर्क है वो 4 मीटर क्यूब का है, तो मुझे ये बताना नंबर ऑफ स्पेसिमेन कितने लूंगा मैं। अगर मेरे कंक्रीट का वर्क 4 मीटर क्यूब का है, तो मैं नंबर ऑफ स्पेसिमेन कितने लूंगा? बेटा मैं 3 स्पेसिमेन लूंगा। एक सैंपल में कितने स्पेसिमेन होते हैं? आप सैंपल कितने लोगे? आप सैंपल एक लोगे, लेकिन स्पेसिमेन कितने लोगे? 3 लोगे। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, उसके बाद आंसर करोगे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मेरे कंक्रीट का जो वर्क है वो 6 मीटर क्यूब से लेके 15 मीटर क्यूब तक है, तब आप कितने सैंपल लोगे? तब आप 2 सैंपल लोगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पेसिमेन कितने लोगे, वरना कंफ्यूज होगे। 3 स्पेसिमेन। 3 स्पेसिमेन, कितने स्पेसिमेन होंगे यहाँ पे? 6 स्पेसिमेन होंगे।
और यहां से एक सवाल मिलेगा आपको, ध्यान रखना। थर्ड, अगर मेरे कंक्रीट का जो वर्क है वो 16 मीटर क्यूब से लेके 35, नहीं सॉरी 30 मीटर क्यूब तक है, तो कितने सैंपल लूंगा मैं? 3 सैंपल लूंगा, यानी कि 9 स्पेसिमेन लूंगा। नेक्स्ट, अगर मेरे कंक्रीट का वर्क 31 मीटर क्यूब से लेके 50 मीटर क्यूब तक है, मैं कितने सैंपल लूंगा? मैं 4 सैंपल लूंगा, यानी 12 स्पेसिमेन लूंगा। और लास्ट है, अगर आपका जो कंक्रीट का वर्क है वो 50 मीटर क्यूब से ज्यादा है, तो क्या करूंगा मैं? तो मैं 5 सैंपल लूंगा। और इसमें बहुत यहां से सुनने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। मैं यहाँ पे पहले तो 5 सैंपल लूंगा और एक ऐड करूंगा हर 50 पे। ऐड 1 सैंपल फॉर ईच 50 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। देखना ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूँ, और ये बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आता। अभी लिखो नहीं, पहले समझो। देखो, अगर अगर मान लो मेरे पास कंक्रीटिंग जो मुझे करनी है वो है 62 मीटर क्यूब की, इसमें से क्या हटाओगे? इसमें से 50 निकाल लोगे। कितना बचा मेरे पास में? मेरे पास 12 बचा। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपका 50 है, उस 50 के लिए कितना लोगे आप? उस 50 के लिए तो 4 लोगे आप, 4 लोगे। बचा कितना? 12। अब ये 12, जो 12 मीटर क्यूब है, ये 50 से ज्यादा है ना। जो 12 मीटर क्यूब है, एक बार आपने 50 ले लिया, उससे एक ज्यादा है, तो इसके लिए क्या लोगे? इसके लिए वापस से एक सैंपल और लोगे। अभी भी समझ में नहीं आया? दोबारा देखो। जैसे मान लो मेरे पास 112 है, ठीक है, मैंने क्या किया? इसमें से 50 हटा दिया। इसमें से मैंने 50 हटाया, एक 50 इसमें से हटाया, और क्या बचा मेरे पास में? यहाँ पे 12 बचा। तो जो पहला वाला 50 है, उसके लिए कितने सैंपल लोगे? उसके लिए 4 सैंपल लोगे। जो नेक्स्ट वाला 50 है, उसके लिए कितने सैंपल लोगे? कमेंट करना। जो नेक्स्ट वाला 50 है, उसके लिए कितने सैंपल लोगे? उसके लिए एक सैंपल लोगे, एक सैंपल। अब ये 50 के ऊपर 12 और बैठा हुआ है, वापस कितने सैंपल लोगे इसके लिए? इसके लिए वापस से एक सैंपल लोगे। तो तुमने 112 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट के लिए टोटल सैंपल कितने लिए? 6 सैंपल लिए। अभी भी बात समझ में नहीं आई? तो एक और एग्जांपल देख लो। मान लो मेरे पास 165 सर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट है। हाँ बोलो। सर, ये जो 112 है ना सर, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 50-50 और नहीं नहीं, आपको अ, सिर्फ पहले 50 के लिए 4 लेना है। उसके बाद आपको हर एडिशनल 50 पे कितना लेना बेटा? एक लेना। जी ठीक है, मैं एक और एग्जांपल से बताता हूँ आपको। 165 है, इसको ब्रेक कर लो पहले 50 में, ठीक है, दूसरे 50 में, तीसरे 50 में, कितना बन गया? 150 बन गया। और कितना बचा मेरे पास एक्स्ट्रा? 15 बचा। ठीक है, तो मैं पहले 50 के लिए कितना लूंगा? मैं पहले 50 के लिए तो 4 लूंगा। नेक्स्ट 50 के लिए कितना लूंगा मैं? एक लूंगा। फिर कितना लूंगा मैं नेक्स्ट 50 के लिए? फिर मैं वापस एक लूंगा। और कितना बच गया? 15। 15 के लिए कितना लूंगा? एक लूंगा। अब ऐसा मत चिपका देना कि सर जो लास्ट वाला 15 बचा है वो तो मैं यहां से उठाऊंगा और उसके लिए 2 कर दूंगा, ये काम मत कर देना। जो मेरा मेन काम था वो तो पहले 50 के लिए खत्म हो गया। कितना ले लिया मैंने? 4 ले लिया। जो नेक्स्ट 50 है उसके लिए कितना लूंगा? एक लूंगा। नेक्स्ट 50 के लिए कितना लूंगा? वापस एक लूंगा। नेक्स्ट 15 के लिए कितना लूंगा? एक लूंगा। अगर मान लो, मुझे बताओ आप फटाफट से, अगर मेरे पास 150 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट है, तो कमेंट करो नंबर ऑफ सैंपल कितने लूंगा मैं? अगर मेरे पास 150 मीटर ऑफ क्यूब है, कितने लूंगा मैं? गलत, गलत। इस 150 में से पहला 50 हटाया, फिर क्या बचा? एक और 50 बचा, फिर क्या बचा? एक और 50 बचा। पहले 50 के लिए कितने लूंगा? पहले 50 के लिए कितने लूंगा? 4 लूंगा। अगले 50 के लिए कितने लूंगा? एक लूंगा। अगले के लिए कितना लूंगा? वापिस से एक लूंगा। और मान लो अगर यहाँ पे गलती से 151 हो जाता, तो मेरे पास एक्स्ट्रा एक बचता, 1 मीटर क्यूब। तो इस 1 मीटर क्यूब के लिए मुझे क्या करना पड़ता? कितने सैंपल लेने पड़ते? मुझे वापिस से एक लेने पड़ते। तो अगर मेरे पास 150 है, है तो कितने सैंपल से काम चलेगा मेरा? 6 सैंपल से काम चलेगा। सबको क्लियर हुआ? यही आंसर किया था आप लोगों ने? बताओ मेरे को, और एग्जांपल देना है? क्लियर हो गया ये? क्लियर है? नोट करो इसको पहले, फिर आगे चलते हैं।
अगर समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो एक एग्जांपल और बताओ, मुझे बताओ कि 270 मीटर क्यूब के अंदर कितने सैंपल लगेंगे, फटाफट से बताओ। इस बार कोई गलत नहीं करेगा। इसका 50 निकाल दो पहला, एक और 50 100, एक और 50 150, ये 200 वाला 50, ये 250 वाला 50, और लास्ट में क्या बचा, लास्ट में 20 बचा। पहले 50 के लिए कितना लोगे, पहले 50 के लिए 4 लोगे, अगले के लिए एक लोगे, अगले के लिए फिर एक लोगे, अगले के लिए फिर एक लोगे, अगले के लिए फिर एक, और लास्ट में 20 जो 50 के लिए कितना लोगे, एक जोड़ लो कितना आया है, 4 1 5 6 7 8 9 सैंपल लगेंगे तुम्हारे। अगर 9 सैंपल लग रहे हैं तो स्पेसिमेन कितने हो जाएंगे, 9 × 3 27 स्पेसिमेन हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल काम कहाँ पे करते हैं, हम फील्ड में करते हैं, और यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है आपका। सबको क्लियर है? जो इंजीनियर बनोगे तो ध्यान रखना कि कितने मीटर कंक्रीट का काम चल रहा है, उस हिसाब से सैंपल लोगे वहां पे। और इसका भी सिग्निफिकेंस आएगा जब आप, अभी आपको बताऊंगा ना वैलिडिटी और एक्सेप्टेंस ऑफ सैंपल, तभी बिल्कुल काम में आता है। चलूँ आगे इसको, नोटेड? सबने नोट किया? कौन कौन प्रेजेंट है? ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, देखो, अब बिल्कुल ध्यान से समझोगे। यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल चीज है जो मुझे आपको बतानी है। हमारी जो डिस्कशन थी, हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन था दैट वाज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किसके अंडर टेस्टिंग में लगाई थी, यूटीएम के अंदर में। जैसे मान लो ये कंक्रीट का ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है, इसको आपने, इसकी आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है, और आपने इसको यूटीएम के अंदर लगाया। और लोडिंग कैसी लगाई आपने, आपने लोडिंग लगाई इसके अंदर कैसी, कंप्रेसिव लोडिंग लगाई है। और इसका नेचर कैसा है, इसका टाइप कैसा है, ये एक्सियल है, एक्सियल लोड। चलो बहुत बढ़िया, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं इस कंक्रीट को 3D में बनाऊं, क्यूब को, और यहाँ से ये वाला जो लोड आपने लगाया है इसको डिस्प्लेस करूं, और इसको सीजी पे प्लेस करूं, तो ज्यादा बात समझ में आती है। देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है, और एग्जाम में यहाँ से एक सवाल बनता है। देखो, जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का कंप्रेसिव लोड जब आप लगाओगे, वो कहाँ से पास कर रहा है, क्या इस टॉप सरफेस के सीधे से पास कर रहा है, ठीक है, और नीचे से भी कहाँ से पास करेगा, नीचे से भी बॉटम सरफेस के सीधी से पास करेगा। चलो मुझे एक बात बताओ, जब तुम इस कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर एक पॉइंट की फॉर्म में लोड लगाओगे, तो क्या तुम इस पूरे एरिया पे लोड को अच्छे से डिस्पर्स कर पाओगे। अगर मैं इस कंक्रीट क्यूब के ऊपर पॉइंट लोड की फॉर्म में लोडिंग लगाऊं, तो क्या मैं इस पूरे सरफेस पे लोड को डिस्पर्स कर पाऊंगा, मतलब फैला पाऊंगा। क्या वो बात है, क्लियर नहीं हुई क्या, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोग को, आ रही है? सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखो देखो, ये लो। कंक्रीट का क्यूब है, देखो ध्यान से, इस कंक्रीट के क्यूब पे आपने क्या लगाया, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से पॉइंट लोड लगाया। जरा मुझे बताना, ये पॉइंट लोड किसी एरिया पे एक्ट कर रहा है या पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। अगर ये पॉइंट लोड जो कंप्रेसिव नेचर का है किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो क्या मुझे ये पूरे एरिया की स्ट्रेंथ दे देगा। कहने का मतलब, क्या ये पॉइंट लोड पूरे एरिया पे डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है, बात नहीं करेगा। तो हम लोग कौन है, हम लोग इंजीनियर हैं, हमने इसका क्या सोल्यूशन निकाला, ध्यान से देखो। अभी मैं आपको कंक्रीट का क्यूब 2D में दिखा रहा हूँ। ये हमारे कंक्रीट का क्यूब है, इसको सामने से देखोगे तो क्या दिखाई देगा, स्क्वायर दिखाई देगा। पॉइंट लोड को अच्छे से डिस्पर्स करने के लिए आपने उसके ऊपर क्या प्लेस करी,
बेटा आपने उसके ऊपर स्टील प्लेट्स लगाई हैं इस तरीके से। क्या किया आपने, दोनों साइड ऊपर भी और नीचे भी। अगर मैं 2D में दिखाऊं आपको, देखो ध्यान से इस तरीके से, नीचे से भी और ऊपर से भी। चलो बढ़िया, एक बात बताओ, जब आपने स्टील प्लेट्स लगाई तो सबसे पहले जो पॉइंट लोड आएगा वो किस पे आएगा, स्टील प्लेट पे आएगा। स्टील प्लेट पे पॉइंट लोड किसकी फॉर्म में आएगा, पॉइंट की फॉर्म में आएगा। मुझे बताओ, जब जब आपका ये पॉइंट लोड जो सबसे पहले स्टील प्लेट के ऊपर आया, जब ये स्टील प्लेट से कंक्रीट के क्यूब पे ट्रांसफर होगा तो किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा, क्या अब ये पूरे के पूरे सरफेस पे आएगा, पूरे पूरे सरफेस पे आएगा, दिक्कत कोई इसमें यहाँ पे। चलो ठीक है, सेम सर कहानी यहाँ यूडीएल पे। के फॉर्म में आएगा। क्या कह रहे हो, बोल रहा हूँ यूडीएल के फॉर्म में आएगा। मतलब पूरे सरफेस पे डिस्पर्स हो जाएगा ना। हम्म। अब देखो ध्यान से, ये आपने ऊपर क्या लगा रखी है, आपने ऊपर लगा रखी है स्टील की प्लेट, स्टील प्लेट। नीचे भी क्या है हमारे पास में, नीचे भी स्टील प्लेट है। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना अपना, देखो ध्यान से, हमने क्या लगाया, हमने ऊपर से लगाया पॉइंट लोड, ये पॉइंट लोड, और ये भी क्या हमारे पास में पॉइंट लोड, कंप्रेसिव नेचर का है। ठीक है, जब आप सुनो ध्यान से बात, जब आप कंक्रीट के क्यूब को कंप्रेस कर रहे हो, आप कंक्रीट के क्यूब को कंप्रेस कर रहे हो, जरा कमेंट करना दूसरी डायमेंशन में क्या होता है। सो में पढ़ा था पॉइजन रेशो, अगर आप एक एक्सिस पे कंप्रेस कर रहे हो तो दूसरी एक्सिस पे क्या होगा। अगर आप किसी, मान लो लेट सपोज, कंक्रीट क्यूब को तो रखो साइड में, अगर मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे अगर मैं एक कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा, तो जरा मुझे बताना इसकी लेंथ में आपको क्या चेंज दिखाई देगा, डिक्रीज मिलेगा। और इसके डायमीटर में आपको क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। तो क्या सेम कहानी यहाँ पे इस कंक्रीट के क्यूब के साथ भी होगी। ठीक है बात, चलो देखो ध्यान से, अब देखो, ये बताओ, ये कंक्रीट का जो क्यूब है क्या ये स्टील के साथ कांटेक्ट में है यहाँ पे अच्छे से। अब थोड़ी सी ना अपनी विजुलेशन रखना, जब तुमने ऊपर से कंप्रेसिव लोड लगा रखा है, क्या स्टील और कंक्रीट उस कंप्रेसिव लोडिंग के कारण आपस में चिपक गए क्या बहुत अच्छे से। तुमने स्टील प्लेट लगा रखी है ऊपर भी नीचे भी, और तुम कंप्रेसिव लोड लगा रहे हो, तो क्या वो स्टील प्लेट और जो कंक्रीट का क्यूब है आपस में चिपक गए अच्छे से। तुम मुझे बताओ, मुझे बताओ लेटरल डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन में क्या स्टील प्लेट इस कंक्रीट का स्ट्रेन होने देगा अच्छे से, क्या कंक्रीट लेटरल डायरेक्शन में एक्सपैंड हो पाएगा। देखो, तुमने कंक्रीट के ब्लॉक पे क्या लगाया, कंप्रेसिव लोड लगाया, ये तो डिक्रीज होगी लेंथ, ये लेंथ तो डिक्रीज होगी, ये एक्सपेंड करना चाहेगा इधर साइड में। देखो, ये मेरे, मान लो ये मेरे ब्लॉक की क्या है, लेंथ है, ये मेरे ब्लॉक की क्या, मान लो विड्थ है। ठीक है, लेंथ तो डिक्रीज होगी, लेकिन विड्थ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी ड्यू टू पॉइजन रेशो। बट क्योंकि आपने कंक्रीट को स्टील के साथ चिपका दिया, क्योंकि वो कंप्रेसिव लोड आने के कारण जो स्टील है वो कंक्रीट के साथ चिपक गई, तो मुझे बताओ इस कंक्रीट की विड्थ में आपको ज्यादा इंक्रीज मिलेगा, कम इंक्रीज मिलेगा, कम इंक्रीज मिलेगा। और अगर आपने, अगर मान लो स्टील की प्लेट नहीं होती, अगर ये स्टील की प्लेट नहीं होती, तो आपको कंक्रीट की विड्थ में ज्यादा एक्सपेंशन मिलता, कम एक्सपेंशन मिलता। अगर आप स्टील प्लेट ना लगा के ऊपर सिर्फ कंक्रीट पे लगा देते डायरेक्ट लोड, तो मुझे बताओ विड्थ के अंदर आपको ज्यादा एक्सपेंशन मिलता, कम एक्सपेंशन मिलता। ज्यादा मिलता बेटा, ज्यादा मिलता। क्यों, क्यों, क्योंकि कल बताया था मैंने आपको, इस स्टील के कारण कंक्रीट के अंदर ये एक्सपेंशन कम क्यों निकल के आया। इस स्टील के कारण जब आपने स्टील प्लेट लगाई तो इस कंक्रीट के क्यूब के अंदर जो एक्सपेंशन है वो कम क्यों निकल के आया। क्योंकि स्टील और कंक्रीट के बीच में क्या होती है, कंपैटिबिलिटी होती है, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी, बॉन्डिंग होती है ना परफेक्ट उसके अंदर। तो स्टील ने कंक्रीट को लेटरल डायरेक्शन में फैलने से रोक दिया। मुझे एक बात बताओ, अगर स्टील ने कंक्रीट की हेल्प करी लेटरल डायरेक्शन में फैलने से रोकने के लिए, तो कंक्रीट हाई लोड पे फेल होगा या लो लोड पे फेल होगा। हाई लोड पे फेल होगा। और अगर कंक्रीट हाई लोड पे फेल हो रहा है, तो आपको टेस्ट रिजल्ट एक्यूरेट मिलेंगे या रॉन्ग मिलेंगे, आपको टेस्ट रिजल्ट रॉन्ग मिलेंगे। तो मैं आपसे अगर एक उल्टे तरीके से सवाल पूछ लूं,
मुझे बताओ कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में अगर मैं स्टील प्लेट लेके कंक्रीट का क्यूब टेस्ट करता हूं, तो मुझे गिवन लोडिंग पे कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। ज्यादा मिलेगी, और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। और जो स्टील ने कंक्रीट की हेल्प करी है ना, उसको लेटरल डायरेक्शन में फैलने से रोकने के लिए, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट। या फिर आपने नाम सुना होगा प्लेटेंट इफेक्ट। सुना ना प्लेटेंट इफेक्ट क्या होता है? क्योंकि ये इफेक्ट किसके कारण आया? ये इफेक्ट आया स्टील की प्लेट के कारण, तो नाम क्या पड़ गया? प्लेटेंट इफेक्ट बोल दो या रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट बोल दो, सब कुछ नाम में लिखा होता है। तो इसने कंक्रीट को रेस्ट्रेन कर दिया, लेटरल डायरेक्शन में मूव करने से रेस्ट्रेन कर दिया, उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। बट एक्चुअल में कंक्रीट के पास उतनी स्ट्रेंथ थी ही नहीं। तो हमें जो टेस्ट रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? इनएक्यूरेट मिलेगा। सबको क्लियर है? एक मिनट में फैन ऑन करो। देखो, एक और चीज समझो इसके अंदर। इसे लिख देता हूँ, क्या होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखो, देखो ध्यान से। मान लो मेरे पास ये एक कंक्रीट का ब्लॉक है। एक क्यूब है मेरे पास में, और एक छोटे साइज का क्यूब है। ठीक है। आपने यहां भी स्टील प्लेट लगाई, और आपने यहां भी स्टील प्लेट लगाई। आपने दोनों कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर जो लोडिंग लगाई वो सेम लगाई। मुझे बताओ, कौन सा वाला कंक्रीट का क्यूब आपको ज्यादा स्ट्रेंथ देगा? एक क्यूब है जिसकी साइड आपके पास 150 mm है, और एक क्यूब है जिसकी साइड आपके पास 100 mm है। कौन सा क्यूब आपको ज्यादा स्ट्रेंथ देगा? 150 वाला या 100 वाला? बस यही चीज आपको बतानी थी, यही आपसे पूछना था कि 150 वाला क्यों देगा, नहीं देता 150 वाला। वही चीज समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। देखो देखो, वी कैन से 100 वाला ज्यादा देगा, मैं बता रहा हूँ ना आपको। आपने जो कंक्रीट का क्यूब बनाया ना, वो सेम कंक्रीट से बनाया। ठीक है बात? चलो देखो ध्यान से। अब जो ये अभी जो मैंने आपको बताया ना, जो ये स्टील का जो ये रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट है, या जो प्लेटेंट इफेक्ट है ना, देखो ध्यान से। जितना बड़ा क्यूब होगा, लेट अस सपोज, पहले बात करते हैं छोटे की। ये छोटे वाले क्यूब की पूरी लेंथ पे लग जाएगा। कहने का मतलब है, अगर यहां से देखोगे, इस वाली नीचे वाली प्लेट से देखोगे, तो इतना वाला पार्ट कवर होगा लेंथ का, इतना वाला पार्ट। ठीक है बात? और ऊपर वाली प्लेट से देखोगे तो ये इतना वाला पार्ट कवर होगा, जो किसमें आ रहा होगा? जो प्लेटेंट इफेक्ट के अंदर आ रहा होगा। ठीक है बात? देखो ध्यान से। अब बड़े वाले क्यूब में आओ। ऊपर वाली प्लेट से इतना वाला पार्ट अफेक्ट हो रहा है। ठीक। और जो नीचे वाली प्लेट है, उससे इस क्यूब का इतनी वाली लेंथ अफेक्ट हो रही है। क्या कुछ ऐसी लेंथ बची है मेरे क्यूब की जो प्लेटेंट इफेक्ट से अफेक्ट नहीं हो रही? है ना? है ना? तो बेसिकली ये वाला जो क्यूब है, इसके पूरी लेंथ पे प्लेटेंट इफेक्ट का इफेक्ट नहीं है, तो ये वाला जल्दी फेल करेगा। और जो ये वाला क्यूब है जिसकी डायमेंशन 100 mm है, ये ज्यादा लोड पे फेल करेगा, या फिर सेम लोड पे इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल पे। कल मैंने आपको बताया था कि क्यूब के जो डायमेंशन होते हैं स्टैंडर्ड, वो कितने होते हैं? 150। और जो सिलेंडर होता है, इसके डायमेंशन कितने होते हैं? 300 mm। ठीक है बात? मान लो एक क्यूब बनाया आपके सामने। ये सिलेंडर बनाया, ठीक है। लगाओ स्टील प्लेट इसके ऊपर। ट्यूब के केस में देखो ध्यान से,
क्यूब के केस में जो स्टील का रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट है, लेट सपोज वो इतनी लेंथ में आया, नीचे से इतनी और ऊपर से भी इतनी, ठीक है। सिलेंडर के केस में भी इतना इफेक्ट आया, नीचे से इतना और क्या, ऊपर से इतना। जरा बताना दोनों के केस में ये लेंथ सिलेंडर की एल डैश, ये वो लेंथ है जिसमें रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन क्यूब के केस में ये छोटी वाली लेंथ एल डैश, ये वो लेंथ है जिसमें रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट नहीं आएगा। जरा मुझे बताना, अगर आपने दोनों सिस्टम के ऊपर अगर लोडिंग सेम करी है तो कौन सा स्पेसिमेन पहले फेल कर जाएगा, सिलेंडर या क्यूब? सिलेंडर पहले फेल कर जाएगा या क्यूब पहले फेल कर जाएगा? क्यों? सिलेंडर पहले क्यों फेल कर पाया? सिलेंडर पहले क्यों फेल हुआ? क्योंकि सिलेंडर के अंदर जो रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट है वो कम है, कम रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट है। बट क्यूब के अंदर क्योंकि उसकी जो लेंथ है वो छोटी है, इसलिए उसका जो रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट है वो क्या है, वो ज्यादा है। इसीलिए आप लोग बोलते हो ना कि सिलेंडर की जो स्ट्रेंथ होती है वो एज कंपेयर टू क्यूब क्या होती है, कितने टाइम्स होती है? पढ़ते होंगे ऑब्जेक्टिव में, 0.8 टाइम्स होती है। उसका रीजन क्या होता है? उसका यही रीजन होता है, क्योंकि सिलेंडर की लेंथ ज्यादा होती है। अब चलो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मुझे एक बात बताओ, अगर इसी सिलेंडर की लेंथ को मैं 150 mm कर दूं, मुझे कमेंट करके बताना स्ट्रेंथ क्या होगी दोनों की, दोनों की। 150 वाले क्यूब की और 150 वाले सिलेंडर की जो स्ट्रेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगी, बिल्कुल। आई बात समझ में सबको? तो जो लेंथ है ना, ये रोल प्ले करती है। और किस में रोल प्ले करती है? ये रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट में रोल प्ले करती है। और रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट क्या होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब लोड लगाते हैं, लोड लगाने के कारण कंक्रीट अपनी मर्जी से लेटरल डायरेक्शन में एक्सपेंड नहीं कर पाता, स्टील उसको रोक के रखता है। उसका रीजन क्या है? परफेक्ट बॉन्डिंग। निकल के क्या आता है उससे? स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी। सबको क्लियर है बात? लिखवा दूं पूरा? देखो, लिखो। डिस्पर्स द लोड ऑफ टू डिस्पर्स द लोड ऑफ यूटीएम ओवर द complete area of the concrete cube, we generally use steel plates। तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमने वुडन प्लेट्स क्यों नहीं ली, स्टील प्लेट्स क्यों नहीं ली? हमने वुडन प्लेट्स क्यों नहीं ली, स्टील प्लेट्स ही क्यों ली है, बताओ? आंसर करो मेरे को, कि हम लोगों ने वुडन प्लेट्स क्यों नहीं ली, स्टील प्लेट्स क्यों ली है? एक बात बताओ। कंक्रीट, अरे अरे तुम लोड लगा रहे हो, अरे वुड पहले फेल नहीं कर जाएगी कंक्रीट से? क्या अच्छे से लोड ट्रांसफर होगा? बॉन्डिंग बॉन्डिंग छोड़ो, वो तो बाद में आएगी। अगर तुमने स्टील प्लेट की जगह वुडन प्लेट लगा दी तो क्या कंक्रीट से पहले वुड नहीं फेल कर जाएगा? कंक्रीट का तो फेलियर ही नहीं होगा ना, उससे पहले वुड फेल कर गई। और अगर मेरी वुड फेल कर गई तो मेरे प्लेट लगाने का इफेक्ट ही खत्म हो गया। बेटा हर चीज का लॉजिक है, समझ रहे हो बात? मैंने स्टील प्लेट इसलिए लगाई ताकि मेरा जो लोड है वो स्टील से कंक्रीट में ट्रांसफर हो जाए आराम से, क्योंकि मुझे पता है कि स्टील कंक्रीट से स्ट्रांग है, वो लोड को अच्छे से ट्रांसफर कर देगा। बट अगर मैंने वुड लगा दिया तो वो तो पहले ही फेल हो गया कंक्रीट से। तो हर चीज का रीजन है कि स्टील प्लेट क्यों लगाते हैं हम लोग, ठीक है बात? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, बिकॉज ऑफ दीज स्टील प्लेट्स concrete cube is capable of resisting more load than more load than its capacity।
कैपेसिटी बोल दो या फिर क्या बोल दो, स्ट्रेंथ बोल दो। दिस इज बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द strain compatibility between steel and concrete, and this effect is known as restraining effect. फिर आपको जानकारी दी, मैं यहाँ पे एक साफ सा डायग्राम बना देता हूँ, है ना, ताकि आपके साथ नोट्स में रहे। जब आप इसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगाओगे, तो बिकॉज ऑफ दीज स्टील प्लेट्स, ये स्टील प्लेट्स हमारे पास में, जो कंक्रीट के ऊपर लोड ट्रांसफर होगा ना, ध्यान से देखना बेटा, कंक्रीट के सरफेस पे अब लोड कैसे ट्रांसफर होगा, यूनिफॉर्म तरीके से ट्रांसफर होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज स्टील प्लेट्स, ऊपर भी और नीचे। ठीक है, तो अगर ये क्यूब की लेंथ एल है, तो आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको इसके अंदर कंप्रेशन देखने को मिलेगा। और अगर ये मान लो क्यूब की जो लेंथ बी है, विड्थ, मैं लिख देता हूँ, आपको लेंथ के अंदर क्या मिलेगा, कंप्रेशन मिलेगा, और विड्थ के अंदर क्या मिलेगा, आपको एक्सपेंशन मिलेगा। और इसका रीजन भी दे दिया आपको, क्या, ड्यू टू पॉइजन रेशियो, ड्यू टू पॉइजन रेशियो, या फिर पॉइजन इफेक्ट बोल दो। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो, जब विड्थ के आपको अंदर एक्सपेंशन मिल रहा है, तो कंक्रीट की जो ये एक्सपेंशन है, कंक्रीट की जो ये एक्सपेंशन है, ये कौन रोक देगा, जरा मुझे बताना। कंक्रीट की जो लेटरल डायरेक्शन में या विड्थ के अलोंग जो एक्सपेंशन है, ये कौन रोक देगा, स्टील रोक देगा, कम कर देगा बेसिकली। सो लेटरल एक्सपेंशन will be reduced by steel plates. Will be reduced by steel plates. फिर मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि जो ये रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट है, अब ध्यान से इधर देखो, जो ये रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट है किस पे डिपेंड करता है, ये हमारे सैंपल की लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर सैंपल की लेंथ अगर सैंपल की लेंथ कम है, तो ये रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट पूरी लेंथ में कवर हो जाएगा। अगर सैंपल की लेंथ ज्यादा है, तो कुछ पार्ट में ही कवर होता है। जैसे मान लो अगर मैं लेंथ यहाँ पे 150 लूँ, 150 mm, तो ये कुछ पार्ट में कवर होगा, इतने पार्ट में रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट मिलेगा, इतने पार्ट, और कुछ लेंथ बच जाएगी जिसमें कोई रिस्टेनिंग इफेक्ट नहीं होगा, एल डैश। उसके बाद आपको ये नोट के फॉर्म में लिख के दे देता हूँ, ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, अगर मान लो मैं लेंथ ऑफ क्यूब इंक्रीज करूं, अब मुझे यहाँ पे पहले आंसर करो, अगर मैं लेंथ ऑफ क्यूब इंक्रीज करूं, जरा कमेंट करो रेस्टेनिंग इफेक्ट में क्या होगा, रेस्टेनिंग इफेक्ट कम निकल के आएगा। और अगर रेस्टेनिंग इफेक्ट कम है, तो आपको सैंपल की जो कैपेसिटी है वो कम मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। या फिर अगर कैपेसिटी ना लिखे,
मैं यहाँ पे लिख दूं रिजल्ट कैसा मिलेगा आपको? आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा? एक्यूरेट मिलेगा या कम एक्यूरेट मिलेगा? आपको रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट मिलेगा। एक्यूरेसी इन रिजल्ट। तो एक्यूरेसी इन रिजल्ट क्या रहेगी आपके पास? हाई रहेगी। नोट करो फिर आगे चलो। नोटेड। करो आराम से, नोट करो, इसमें काफी सारे पॉइंट्स से पूछा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं। देखो सुनो, कंक्रीट की स्ट्रेंथ तो उतनी रहेगी, बट वो अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ की तरफ आएगा अंशु। समझ रहे हो बात? स्टील प्लेट लगाने से कंक्रीट अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि स्टील प्लेट उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दे रहा था। मुझे सिर्फ स्ट्रेंथ निकालनी है कंक्रीट की। तो अगर आप लेंथ को इंक्रीज करोगे ना, तो स्टील का इफेक्ट उसके ऊपर कम आएगा। और अगर स्टील का इफेक्ट कंक्रीट के ऊपर कम आएगा, तो वो अपनी स्ट्रेंथ की तरफ जाएगा, एक्यूरेट स्ट्रेंथ की तरफ। क्लियर हुआ? हम लोग स्ट्रेंथ तो कंक्रीट की निकाल रहे हैं ना, तो हम चाहते हैं कि जो स्टील का इफेक्ट है उसकी स्ट्रेंथ पे कम से कम रहे। क्लियर है इशू? चलूं आगे? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसको नोट में लिखोगे। स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इक्वल्स टू क्या? 1.25 टाइम्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर। या फिर अगर मैं ऐसे लिखूं, स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू, हाँ भाई, कितना लिखूं यहाँ पे? इसको रिवर्स कर दो, कितना आएगा? 0.8 आएगा। एक ही बात है, दोनों तरीके से पूछ सकता है वो। और ये क्यों आया? बिकॉज ऑफ रेस्टेनिंग इफेक्ट। और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान रखना। फिर आपको एक और जानकारी दी। अब लिखना छोड़ो, पहले मेरी बात को सुनो ध्यान से। अगर मान लो एक क्यूब मेरे पास 150 mm का है, और एक क्यूब मेरे पास 100 mm का है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? एक क्यूब मेरे पास 200 mm का है, और एक क्यूब मेरे पास 300 mm का है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी? 100 वाले की। तो कभी कभी ना, सुनो ध्यान से, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे वो रिलेटिव स्ट्रेंथ पूछता है। अब उसका मतलब क्या होता है? हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालते हैं किसके टर्म्स में? इस 150 वाले क्यूब को बेस लेके। यार फॉर एग्जांपल, अगर मैं 150 वाले क्यूब की रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालूं 150 वाले क्यूब से, तो बताना कितनी आएगी स्ट्रेंथ? 1 आएगी ना, 1 निकल के आएगी। और अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालूं 100 mm वाले क्यूब की विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू 150 mm वाले क्यूब, तो कमेंट करना ये फैक्टर 1 से छोटा आएगा या बड़ा आएगा? अच्छा अच्छा, लेस देन। आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने 100 को 150 से कंपेयर नहीं किया। मैंने स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm वाले क्यूब को स्ट्रेंथ ऑफ 150 वाले क्यूब से डिवाइड किया। फैक्टर क्या निकल के आएगा? अरे किसकी स्ट्रेंथ बड़ा, किसकी स्ट्रेंथ बड़ी होती है? 100 वाले की बड़ी होती है, 150 वाले की बड़ी होती है?
तो तुम जब 100 वाले की स्ट्रेंथ को डिवाइड करोगे 150 वाले की स्ट्रेंथ से, तो फैक्टर 1 से बड़ा आएगा छोटा आएगा? बड़ा आएगा। अगर मैं 250 वाले क्यूब की स्ट्रेंथ को डिवाइड करूंगा 150 वाले क्यूब की स्ट्रेंथ से, तो फैक्टर क्या आएगा? छोटा आएगा 1 से बड़ा आएगा? छोटा आएगा। इस केस में भी क्या आएगा? तो ये मैं आपको टेबल की फॉर्म में दे रहा हूँ, एक्सपेक्ट करना आप इसमें से एक प्रॉब्लम पक्का आएगा। मैं टेबल बना के दे रहा हूँ आपको, ठीक है? क्यूब डायमेंशंस और रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू 150 क्यूब। और अब इसका इंजीनियर हो ये समझते होंगे 150 क्यों लिया। हमने सारे के सारे क्यूब की जो स्ट्रेंथ है वो विद रिस्पेक्ट टू 150 वाले क्यूब क्यों निकाली है? क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड क्यूब क्या है? हमारा जो स्टैंडर्ड क्यूब है उसकी डायमेंशन क्या है? 150 है। ध्यान रखना इस चीज का। पहला क्यूब 100 का है, दूसरा 150 का, तीसरा किसका है? 200 का। अगर 100 वाले की स्ट्रेंथ निकालोगे 150 वाले से, स्ट्रेंथ ऑफ 100 डिवाइड बाय क्या, स्ट्रेंथ ऑफ 150, ये फैक्टर निकल के आएगा कितना? 1.05। अगर स्ट्रेंथ निकालोगे 150 वाले की विद रिस्पेक्ट टू क्या, स्ट्रेंथ ऑफ 150, क्या निकल के आएगा फैक्टर? फैक्टर निकल के आएगा 1। अगर स्ट्रेंथ निकालोगे 200 वाले की एज कंपेयर टू स्ट्रेंथ ऑफ क्या, 150, ये निकल के आएगा कितना? 0.87 आई गेस, नहीं 0.95। और अगर स्ट्रेंथ निकालोगे 300 वाले की विद रिस्पेक्ट टू क्या, स्ट्रेंथ ऑफ 150, ये निकल के आएगा 0.87। ध्यान रखना ये वाला पूछा गया है आपसे। और अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं स्ट्रेंथ निकालूं 100 ऑफ, अगर मैं स्ट्रेंथ का रेशियो पूछूं आपसे 300 लेंथ के सिलेंडर की अपॉन में 150 क्यूब की, कितनी आएगी ये फैक्टर? अगर मैं स्ट्रेंथ पूछूं आपसे 300 सिलेंडर की विद रिस्पेक्ट टू क्या, स्ट्रेंथ ऑफ 150 क्यूब, कितना आएगा? अरे बेवकूफों, क्या लिखा हुआ है ऊपर? ये भगवान, अरे ये डायमेंशन का रेशियो नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू क्या, 0.8 टाइम्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। जो स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर है इसकी डायमेंशन क्या होती है स्टैंडर्ड? अरे इसकी डायमेंशन कितनी होती है? 300 तो होती है। और जो आपने क्यूब लिया था इसकी डायमेंशन क्या थी? 150 तो वही तो पूछ रहा था मैं आपसे कि 300 वाले सिलेंडर की अगर मैं स्ट्रेंथ का रेशियो लूं 150 वाले क्यूब से, क्या निकल के आता है? अरे 0.8 तो आएगा। इसको इधर ले जाओ डिवाइड में। अरे गधो, यूजलेस फेलोज, क्या कर रहे हो? ज्यादा हैवी हो गया क्या? हाँ, क्लियर है? ध्यान रखना इस चीज को। इस टेबल में से एक्सपेक्ट करना आपसे एक पूछेगा ऑब्जेक्टिव को। चलो आगे, आगे चलो। चलो ध्यान से देखो। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा करो, नोट करो। नोटेड है सर? देखो,
नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मुझे एक बात बताओ, क्या अब हमें ये समझ में आता है कि व्हाट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? भाई कंक्रीट की स्ट्रेंथ कंप्रेशन में क्या कहलाएगी? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। वो हमने कैसे निकाली? वो हमने कैसे निकाली? हमने जो भी कंक्रीट से, सुनो मेरी बात, जो भी कंक्रीट आप साइट में यूज कर रहे हो उसकी क्वांटिटी आपको पता होगी, 20 मीटर क्यूब, 30 मीटर क्यूब, जो भी उसकी क्वांटिटी होगी, उसमें से क्या करोगे आप? उसमें से उसकी क्वांटिटी के कोरस्पॉन्डिंग क्या निकाल लोगे? सैंपल निकाल लोगे। सैंपल निकाल लोगे, उन सैंपल को क्या कर लोगे आप? टेस्टिंग कर लोगे और क्या निकाल दोगे? स्ट्रेंथ निकाल दोगे। वो कौन सी स्ट्रेंथ निकल के आई? वो कौन सी स्ट्रेंथ निकल के आई? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब बिल्कुल ध्यान से बात सुनो, मुझे पता है कि सबने रट रखा है कि ये 5%, 5%, 5%, लेकिन कभी क्या ये सोचा कि ये 5% आया कहाँ से? मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई मेरे को कि मुझे करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिफाइन करनी पड़ी? बिल्कुल ध्यान से बात समझोगे, देखो ध्यान से। मान लो ये कंक्रीट थी, बहुत बढ़िया। इस कंक्रीट में से तुमने दो सैंपल निकाले, एक सैंपल यहां से निकाला, ठीक, और एक सैंपल यहां से निकाला। अगर दो सैंपल निकालो, मान लो ये इसका जो वर्क हो रहा है कितने में हो रहा है? ये अभी लिखा हम लोगों ने, दो सैंपल चाहिए होते हैं तो वर्क कितना के बीच में होना चाहिए? 6 से लेके 15, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो टोटल कंक्रीट है आपके पास, ये 14 मीटर क्यूब की है। आपने दो सैंपल निकाले, ये सैंपल वन निकाला आपने, ये सैंपल टू। मतलब यहाँ से भी आपने कितने स्पेसिमेन लिए? यहाँ से भी आपने 3 स्पेसिमेन लिए, ए बी सी। यहाँ से भी क्या लिया आपने? ए बी सी। टोटल 6 स्पेसिमेन, ठीक है। बात देखो, मान लो इस स्पेसिमेन की जो स्ट्रेंथ है ये 60 है, ये 70 है, और ये कितनी है? ये 80 है। या फिर इसको करो, हाँ चलो इसको 75 कर लो। चलो 80 करो, क्या दिक्कत है? यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है हमारे पास में, सैंपल निकाला आपने, 80 है, 75 है, और 75 है। चलो मुझे जरा इस सैंपल की एवरेज स्ट्रेंथ बताना कितनी आएगी? इस सैंपल की एवरेज स्ट्रेंथ बताओ कितनी आएगी, फर्स्ट वाले की, सैंपल वन की। सैंपल वन की अगर मैं एवरेज स्ट्रेंथ निकालूं कितनी आएगी? 60 प्लस 70 प्लस 80 अपॉन में 3, कितना आ रहा है? 70 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा मुझे सैंपल टू की, ये जो मेरे पास सैंपल टू है, इसकी मुझे स्ट्रेंथ बताना कितनी आएगी? 80 प्लस 70 प्लस 75 अपॉन में क्या, कितना आ रहा है? 75 आएगा, 75। अब तुम क्या करो, अब तुम अगर मुझे कंक्रीट की, अब मुझे इस पूरे कंक्रीट की, देखो मैंने, ये मेरे पास कंक्रीट कितना था? 14 मीटर क्यूब कंक्रीट था। मैंने एक सैंपल यहाँ से निकाल लिया, एक यहाँ से निकाल लिया, मैं कहीं से भी निकाल सकता था, रैंडम सैंपलिंग होती है बिल्कुल। मैंने क्या किया, यहाँ से एक सैंपल निकाला, उस सैंपल की जो एवरेज स्ट्रेंथ आई 70 आई। यहाँ से एक सैंपल निकाला, उसकी जो एवरेज स्ट्रेंथ निकल के आई कितनी निकल गई? 75। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंक्रीट की, इस कंक्रीट की एवरेज स्ट्रेंथ कितनी है, क्या करोगे? इस कंक्रीट की जो एवरेज स्ट्रेंथ है कितनी, क्या करोगे? 70 सैंपल फर्स्ट प्लस क्या, प्लस 75 अपॉन में 2, कितना आएगा निकल के? 72.5। 72.5, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब सुनो बात ध्यान से, अब वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो तुमने कंक्रीट लिया अपना स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तुमने इसकी एवरेज स्ट्रेंथ कितनी बोली? 72.5, ठीक है। बात, तुमने इससे अपना घर बनाना चालू किया। लेट अस सपोज ये तुम्हारा घर, या मेरा घर, किसी का भी घर बोल लो, क्या फर्क पड़ता है? चलो, इस कंक्रीट से घर किस में जाएगा? इस कंक्रीट से इस घर के अंदर कंक्रीट जाएगा। यहाँ भी कंक्रीट होगा, पूरे घर में कंक्रीट 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 है, कंक्रीट से बना 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 है, ठीक है। तुमने जो इस कंक्रीट की एवरेज स्ट्रेंथ रिपोर्ट करी है, कितनी रिपोर्ट करी है? 72.5। जरा मुझे बताना, एवरेज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बोल रहा हूं मैं, क्या मैं ये बोलूंगा कि मेरी जो कंक्रीट है वो इतनी, इतना जो लोडिंग है वो सहन कर पाएगी? है ना, मेरी जो कंक्रीट है वो इस स्ट्रेंथ के कोरोस्पोंडिंग लोड को सहन कर पाएगी?
ये तो मतलब हुआ स्ट्रेंथ का कि मेरी जो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ 72.5 है। कहने का मतलब जो भी वो लोडिंग को सहन करेगा, एक्सटर्नल लोड को, वो किस स्ट्रेंथ के कोरस्पॉन्डिंग सहन करेगा, 72.5। क्या तुम्हारे घर में से यहां से भी कंक्रीट जाएगा? क्या तुम्हारे घर में इस वाले पोर्शन से कंक्रीट जाएगा? और इस वाले पोर्शन की स्ट्रेंथ कितनी है एवरेज? 70। क्या स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा? तुमने डिजाइन तो कर दिया 72.5 के कोरस्पॉन्डिंग, लेकिन तुम्हारे घर में से यहां भी तो कंक्रीट गया ना। मान लो इस वाले पोर्शन में जो कंक्रीट है इसकी स्ट्रेंथ है 72.5, यहाँ पे स्ट्रेंथ है मान लो 80, लेकिन यहाँ वाले पोर्शन में तुमने कंक्रीट यहां से उठाया और इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, 70। तुमने लोडिंग तो किसके कोरस्पॉन्डिंग डिसाइड कर रखी है, इस 72.5 के कोरस्पॉन्डिंग। तो जैसे ही लोड आया इस 70 वाली पे, क्या हो गया, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर फेल कर गया। तो एक बात ये समझ में आई, क्या मैं अपने स्ट्रक्चर को एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कोरस्पॉन्डिंग डिजाइन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हो सकता है ना, सुनो बात ध्यान से, हो सकता है अगर मान लो तुमने यहां से कोई एक सैंपल निकाला होता, थर्ड सैंपल, तो अगर तुम ज्यादा ही सेफ हो, दो से काम नहीं चलता, मान लो एक और निकाल दिया, इस थर्ड सैंपल से जो तुमने निकाला, इस थर्ड सैंपल की जो एवरेज स्ट्रेंथ है वो मान लो 60 ही रह जाती, वो मान लो 60 ही रह जाती, तो क्या करते, इस सैंपल से भी यहाँ पे घर में कंक्रीट जाता, तो यहाँ पे जो कंक्रीट लगा हुआ है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी स्ट्रेंथ तो 60 है, लेकिन तुमने कितनी स्ट्रेंथ मान ली, तुमने मान ली 72.5। स्ट्रक्चर क्या कर गया, फेल कर गया भाई हमारा। और मुझे पहले तो इसका रीजन बताओ कि यहां से जो सैंपल निकाला इसकी स्ट्रेंथ 70 है, यहां से जो सैंपल निकाला इसकी जो स्ट्रेंथ है इसकी 75 है, यहां से जो सैंपल निकाला इसकी जो स्ट्रेंथ है इसकी स्ट्रेंथ 60 है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कंक्रीट कैसा मिक्स होता है, कंक्रीट एक हेट्रोजीनियस मिक्स होता है। हो सकता है इस वाले पोर्शन में सीमेंट की क्वांटिटी ज्यादा है, इस वाले पोर्शन में फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी ज्यादा है, और इस वाले पोर्शन में ना तो सीमेंट ज्यादा है, ना फाइन एग्रीगेट ज्यादा है, ना कोर्स एग्रीगेट ज्यादा है, सिर्फ पानी पानी है। तो वहां पे आपको इस वाले पोर्शन में स्ट्रेंथ क्या मिली, कम मिली। सबको क्लियर है बात? तो इसलिए हमने क्या यूज किया, इसलिए हमने ये फंडा ही हटा दिया, किसका, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। तो हम किस पे आए, हम आए करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पे। अब करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, वो स्ट्रेंथ मैं जो डिजाइनिंग में यूज करूंगा, वो स्ट्रेंथ जो मैं डिजाइनिंग में यूज करूंगा। मैं एवरेज स्ट्रेंथ यूज नहीं करूंगा डिजाइनिंग में, मैं करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यूज करूंगा। अब वो होती क्या है उसको डिस्कस करेंगे। मुझे बताओ, इतना समझ में आया आपको कि हम लोग डिजाइनिंग के अंदर अपनी एवरेज स्ट्रेंथ पे रिलाई क्यों नहीं कर सकते? सबको क्लियर है बात? तो फंडा, ये जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का फंडा है ये इसलिए निकल के आता है, उसको डिफाइन करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। वेरिएशन आता है, और वेरिएशन क्यों आता है, क्योंकि कंक्रीट एक हेट्रोजीनियस मिक्स है। क्लियर हुआ? इसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। लिखो इसमें, पहले लिखवाता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। इट इज द स्ट्रेंथ बिलो विच, अब ये सब ने रट रखा है, इट इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल बोल लो या फेल बोल लो, एक ही बात है। क्या बोल रहा है, इट इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। इसको समझते क्या है, देखो ध्यान से। मान लो आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मेरे पास एक कंक्रीट का मिक्स है, ठीक है,
इस कंक्रीट के मिक्स में से, अब सिर्फ एग्जांपल है हाइपोथेटिकल आपको समझाने के लिए, इस कंक्रीट के मिक्स में से मैंने 100 सैंपल निकाले, 100 सैंपल, तो मुझे बताओ स्पेसिमेन कितने हो गए? इस कंक्रीट के मिक्स में से मैंने 100 सैंपल निकाले तो कितने, 300 स्पेसिमेन हो गए, ठीक है। जब मैंने 100 सैंपल निकाले ना, उन 100 सैंपलों की मैंने क्या निकाली, एवरेज स्ट्रेंथ निकाली। उन 100 सैंपल की मैंने क्या निकाली, एवरेज स्ट्रेंथ। कितने सैंपल है मेरे पास में, 100 सैंपल है, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4 और सैंपल क्या, चलो सैंपल 5 भी ले लो, सैंपल 6 भी ले लो, और ये कौन सा सैंपल है, ये 100 सैंपल है। इन सारे सैंपलों को मैंने अरेंज कर दिया किस में, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो सैंपल 1 है उसकी स्ट्रेंथ सबसे कम, फिर सैंपल 2 की स्ट्रेंथ, फिर सैंपल 3, फिर सैंपल 4, 5, ऐसे करते करते कहाँ तक, 100 तक अरेंज कर दिया। अब मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ से सैंपल 1 उठाया, यहाँ से सैंपल 2 उठाया, यहाँ से सैंपल 3 उठाया, कहने का मतलब है इस पूरे कॉन्क्रीट मास में से मैंने 100 सैंपल उठाए, उनकी टेस्टिंग करी और उनको अरेंज कर दिया, कैसे, उनको मैंने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है बात। अब देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। देखो इस वाले सैंपल को उठाओ जरा, फिफ्थ वाले सैंपल, लेट अस सपोज फर्स्ट वाले सैंपल की जो स्ट्रेंथ है वो निकल के आई 70, सेकंड वाला सैंपल है इसकी स्ट्रेंथ कितनी निकल के आई 72.5, जो थर्ड वाला सैंपल है इसकी जो स्ट्रेंथ निकल के आई 75, जो फोर्थ वाला सैंपल है इसकी स्ट्रेंथ निकल के आई 75.2, बड़ी होगी उससे तो 76, और ये क्या निकल के आई 77, और जो 100 वाला सैंपल है इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, मान लो ये है 79, मान लो इसको, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो जो भी आपका कॉन्क्रीट मिक्स था, आपने उसमें 100 सैंपल लिए, उसको अरेंज किया, और उसमें से ये फिफ्थ सैंपल उठाया आप, फिफ्थ सैंपल, फिफ्थ सैंपल से पीछे कितने सैंपल हैं, फिफ्थ सैंपल से पीछे कितने सैंपल हैं, नॉट मोर देन 5 बोल सकता हूँ, नॉट मोर देन 5 बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत है, चलो बढ़िया। अब आपने, अब दोनों सुनो ध्यान से, अब आपने इस कंक्रीट से अपना घर बनाया, अब आपने इस कंक्रीट से अपना घर बनाया, ठीक है बात। और आपने घर बनाने के लिए जो स्ट्रेंथ यूज करी, वो ये यूज करी कि मेरे पास जो ये कंक्रीट मिक्स है ना, इसकी स्ट्रेंथ मैं क्या लूंगा, इसकी स्ट्रेंथ मैं वो लूंगा जिस स्ट्रेंथ के पीछे, जिस स्ट्रेंथ के पीछे नॉट मोर देन 5% ऑफ द रिजल्ट आए। मान लो यहाँ पे पास फिफ्थ सैंपल है, इस फिफ्थ सैंपल की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 76 है, 76। मुझे एक बात बताओ, क्या कंक्रीट इस वाले क्यूब, जो कंक्रीट है, क्या इस वाले सैंपल से भी घर में जाएगा, क्या कंक्रीट इस वाले सैंपल से भी घर में जाएगा, और क्या कंक्रीट यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा। मुझे एक बात बताना, मेरे घर के फेल होने के परसेंटेज कितना है, मेरे घर का फेल होने का परसेंटेज कितना है, 5% फेलियर है मेरे घर होने का। मान लो अगर ये वाला भी आ गया ना, अगर मान लो आपने 76 ली, आपने 76 ली, और अगर आपने 76 लगा दिया तब भी क्या हो जाता है, फेल हो जाएगा। मेरे घर के फेल होने के परसेंटेज कितने हैं, 5। अब जरा एक बात बताओ, मान लो अगर आपने इसकी मीन स्ट्रेंथ निकाली होती, जो इस पूरे कंक्रीट की मीन स्ट्रेंथ निकाली होती, कैसे निकालोगे, इस पूरे कंक्रीट की मीन स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे आप, सारे सैंपलों का 1 सैंपल प्लस 2 सैंपल अप टू कितने, 100 सैंपल का क्या लोगे आप, एवरेज लोगे, डिवाइड बाय 100। लेट अस सपोज ये जो स्ट्रेंथ निकल के आ रही है, ये स्ट्रेंथ निकल के आ रही है 78 पॉइंट समथिंग समथिंग, और वो सैंपल किसके बराबर है, लेट सपोज अगर मैंने उस नंबरिंग कर रखी है तो वो ये सैंपल है मान लो हमारा 15th सैंपल। तो अगर मैं मीन स्ट्रेंथ यूज करता, अगर मैं मीन स्ट्रेंथ यूज करता तो मेरे घर के फेल होने के चांसेस कितने थे, 15%, 15%। बट अगर मैं करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यूज कर रहा हूं, अगर मैं करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यूज कर रहा हूं तो मेरे घर के फेल होने के चांस कितने हैं, 5% है। तो मेरा घर कितने परसेंट ऑफ टाइम सेफ है, 95% ऑफ द टाइम मेरा घर सेफ है। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसलिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यूज करते हैं। सबको बात क्लियर हुई, समझ में आई बात?
तो जो भी आप कंक्रीट यूज करते हो ना अपना कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उस स्ट्रक्चर के जो चांसेस है फेल होने के वो कितने होते हैं? सिर्फ 5% होते हैं, सिर्फ 5%। और आगे डिटेल में देखेंगे इस चीज को। जिनको कहानी नहीं समझ में आई, मैं एक बार पूरी कहानी रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। रिपीट करना है एक बार, मुझे हाँ या ना बताओ। रिपीट करना है एक बार, देखो। ध्यान से सुनो। मेरे पास एक कंक्रीट है, ठीक। इस कंक्रीट से मुझे डैम बनाना है, कंक्रीट से डैम बनाना है। मैंने इस कंक्रीट में से फॉर एग्जांपल कितने सैंपल लिए? मैंने इस पूरे कंक्रीट में से जो टोटल सैंपल लिए वो लिए 100। सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4, और मान लो ये सैंपल कौन सा था? ये सैंपल मेरा था 100 सैंपल। चलो, जब आपने सैंपल लिए, आपने एक सैंपल में कितने स्पेसिमेन है? एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन है, ए बी सी। तो हर एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन होंगे। इन स्पेसिमेन को या इन क्यूब्स को आपने क्या किया? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में टेस्ट किया। इसकी स्ट्रेंथ निकाली, इसकी स्ट्रेंथ निकाली, इसकी स्ट्रेंथ निकाली। आपने तीनों का जब एवरेज किया तो आपको क्या मिलेगी? तब आपको एक सैंपल की स्ट्रेंथ मिलेगी। ऐसे ही करके आपने सारे के सारे जो भी 100 सैंपल थे उनकी स्ट्रेंथ निकाल दी। इतनी बात क्लियर है सबको? उस स्ट्रेंथ को निकालने के बाद क्या किया आपने? उस स्ट्रेंथ को निकालने के बाद आपने सारे सैंपल को असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दिया। सैंपल कितने थे मेरे पास में? सैंपल मेरे पास में थे 100। ये सैंपल 1, सैंपल 2। बेटा ये ना नंबरिंग हमने किस हिसाब से करी है? नंबरिंग हमने इनकी स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से करी है। कहने का मतलब है कि जो सैंपल 1 है इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। और जो 100 वाला सैंपल है इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है बात? चलो बढ़िया। मेरे पास मेरे पास यहाँ पे 100 सैंपल है, ठीक है बात। अब इसको देखो, इट इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। इन 100 सैंपलों में से मैं वो कौन सा सैंपल चूज करूंगा जिसके नीचे 5% से ज्यादा रिजल्ट फॉल नहीं करते? कमेंट करके बताओ। इन 100 सैंपलों में से मैं वो कौन सा सैंपल चूज करूंगा जिसके नीचे 5% से ज्यादा रिजल्ट फॉल नहीं करते? बेटा मैं वो फिफ्थ सैंपल लूंगा ना। अगर मैं फिफ्थ सैंपल लेता हूं अगर मैं फिफ्थ सैंपल लेता हूं तो इस फिफ्थ सैंपल के नीचे जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं कितने परसेंट है? नॉट मोर देन 5%, नॉट मोर देन 5%। सबको क्लियर बात? तो जो फिफ्थ सैंपल होगा ना, फिफ्थ सैंपल, इसकी जो भी स्ट्रेंथ होगी, जो ये फिफ्थ सैंपल होगा। अब ये फिफ्थ इसलिए ले पाया क्योंकि मेरे पास रिजल्ट्स कितने थे? 100 थे। अगर जो ये फिफ्थ सैंपल होगा, लेट अस सपोज इसकी स्ट्रेंथ है मेरे पास में 76 MPa, तो मैं मेरे कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ लूंगा बताने के लिए कि मेरी कंक्रीट की ये स्ट्रेंथ है, वो क्या रिपोर्ट करूंगा? मैं वो 76 रिपोर्ट करूंगा। अब मैंने आपको एक बात बताई कि इस वाले कंक्रीट से क्या बनेगा? डैम बनेगा। तो जो जहां से आपने सैंपल 1 निकाला था, इस सैंपल 1 की मान लो स्ट्रेंथ है 70, सैंपल 2 की स्ट्रेंथ है 72, सैंपल 3 की स्ट्रेंथ है 73, सैंपल 4 की स्ट्रेंथ है 74। क्या सैंपल 1 जहां से आपने निकाला था ये, क्या वहां से भी इसके अंदर कंक्रीट जाएगा? क्या डैम के अंदर? वहां से भी जाएगा। जहां से आपने सैंपल 2 निकाला था वहां से भी क्या जाएगा? इसके अंदर कंक्रीट जाएगा। तो आपने तो स्ट्रेंथ कितनी ले रखी है इस कंक्रीट की? 76। बट 70 वाला कंक्रीट भी तो इस डैम के अंदर गया। तो मेरे डैम के जो फेल होने के चांसेस हैं वो सिर्फ कितने हैं? वो सिर्फ 5%। सिर्फ 5%। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ? चलो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो ध्यान से। मान लो मान लो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इस कंक्रीट की मान लो मुझे इस कंक्रीट की क्या निकालनी है? इस कंक्रीट की मुझे एवरेज स्ट्रेंथ निकालनी है। कैसे निकालते हैं कंक्रीट की एवरेज स्ट्रेंथ? अगर मुझे कंक्रीट की एवरेज स्ट्रेंथ निकालनी है तो कैसे निकालूंगा मैं? क्या मैं सारे सैंपलों की स्ट्रेंथ को प्लस करूंगा, उससे 100 से डिवाइड करूंगा?
सारे सैंपल की जो स्ट्रेंथ है उनको प्लस करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा। लेट अस सपोज कंक्रीट की जो एवरेज स्ट्रेंथ है ये निकल के आती है मान लो 79 MPa। ये कंक्रीट की एवरेज स्ट्रेंथ निकल के आई, ठीक है। और मेरे पास एक ऐसा सैंपल है, मेरे पास, अब ध्यान से बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो कंक्रीट की एवरेज स्ट्रेंथ है तो 79 है, और इन 100 सैंपलों में से मेरे पास एक ऐसा सैंपल है जिसकी खुद की जो स्ट्रेंथ है, जिसकी खुद की जो स्ट्रेंथ है वो 79 है। इन 100 सैंपलों में से मेरे पास एक ऐसा सैंपल भी है जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 79 है। और इस सैंपल का जो नंबर है, इस सैंपल का जो नंबर है वो 20 है। अगर एक बात बताओ, अगर मैं कंक्रीट की एवरेज स्ट्रेंथ को यूज कर लेता मेरी डिजाइनिंग में, तो वो किस नंबर पे आती? वो 20th नंबर पे आती। तो इस 20th नंबर से पहले कितने सैंपल है मेरे पास? 19 है। तो मेरे स्ट्रक्चर के फेल होने के चांसेस कितने होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 20%, 20%, नॉट मोर देन 19, 20 होते। बट अगर मैं करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यूज कर रहा हूं 5% पे, तो मेरे स्ट्रक्चर के फेल होने के चांसेस कितने हैं? सिर्फ 5%। क्या अब बात क्लियर है आपको? ये एफ सी के का सिग्निफिकेंस क्या है? ये हवा में नहीं आया सिग्निफिकेंस, ये प्रॉपर निकाला गया है। और क्यों निकाला गया? क्योंकि कंक्रीट एक हेटेरोजीनियस मिक्स है। अगर कंक्रीट एक होमोजीनियस मिक्स होता, क्या ये कहानी करनी पड़ती? क्या कहानी करनी पड़ती? क्यों? क्योंकि फिर हर एक सैंपल की स्ट्रेंथ क्या होती? सेम होती। बहुत बढ़िया, ये बताना था। क्लियर है? बेटा मैं आज की क्लास यहीं तक रख रहा हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्योंकि कल भी क्लास रहेगी ना आपकी, कल भी क्लास रहेगी, ठीक है? और थोड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को। कल इसको देखते हैं, ठीक है? हाँ, शाम को एफएम की क्लास होगी। एक्चुअली पता नहीं, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है यार। तो मैं इसको मतलब जल्दबाजी में समझाना नहीं चाहता, इसलिए मैं रोक रहा हूँ क्लास को बस, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलो। टेक केयर एवरीवन। डेली ऐसा नहीं होगा। कभी आप सोचो कि सर ने पैसे ले लिए डेली, ऐसा ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं। ठीक है।